KLO की स्थापना 1990 के दशक के मध्य में हुई थी। यह एक राजवंशी युवाओं का संगठन था कि केवल सशस्त्र संघर्ष ही उनके लिए एक पृथक होमलैंड के सपने को साकार कर सकता है। यूएल्फा के समर्थन से KLO की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1995 को हुई। यह मध्यकालीन कामता साम्राज्य और पूर्व रियासत कूच बिहार की विरासत से प्रेरित थी। वहीं KLO एक उग्रवादी धड़े के रूप में सामने आया, जो आवश्यकता पड़ने पर कामतापुर राष्ट्र की स्थापना के लिए सशस्त्र क्रांति के रास्ते को भी अपनाने को तैयार था। ये प्रस्तावित राज्य उत्तर बंगाल और पश्चिमी असम के एक बड़े भूभाग को समाहित करता है, बल्कि ऐतिहासिक पहचान और संप्रभुता की पुनः स्थापना का प्रयास है। ये शिविर अक्सर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA जैसे संगठनों के साथ साझा किए जाते थे, जो दिसंबर 2003 में ऑपरेशन ऑनल क्लियर के दौरान लगा। 2 साल पहले इनर कॉल ने एक सफर शुरू किया, पूर्वोत्तर भारत की उन कहानियों की तलाश में जो अक्सर इतिहास की किताबों या मुख्यधारा की मीडिया में नहीं मिलती। सरकारी दस्तावेजों, पुरानी रिपोर्टों, किताबों और दर्जनों डॉक्यूमेंट्रीज के बीच से गुजरते हुए और कुछ जमीनी कहानियों को खुद जाकर समझते हुए हमें एहसास हुआ कि पूर्वोत्तर सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि अनगिनत संघर्षों, अनसुनी आवाजों और असहनीय चुप्पियों की जमीन है। इन 2 वर्षों में इनर कॉल ने हर विषय को एक एक परत खोलकर समझने की कोशिश की। कभी बगावत की जड़ें तलाशी तो कभी उन मासूम चेहरों को देखा जो हर हिंसा के बीच चुपचाप जीते रहे। यही आवाजें आज भी हमारे सवालों में गूंजती हैं और इन्हीं से जन्म लेती है हर नई कहानी। आगे का इरादा और भी गहराई से जमीनी स्तर पर जाकर रिपोर्ट करने का है, ताकि सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान की धड़कनें भी सुनाई दे। अगर आपको लगता है कि इनर कॉल की ये कोशिश जरा भी मायने रखती है, तो इसे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में हमारा साथ जरूर दीजिए। आप हर बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इस ईमानदार कोशिश पर भरोसा बनाए रखिए। वेलकम टू इनर कॉल। कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO की स्थापना 1990 के दशक के मध्य में हुई थी, जो उत्तर बंगाल और असम से सटे क्षेत्रों में कोच राजवंशी समुदाय की दीर्घकालिक उपेक्षा और राजनीतिक उपस्थिति की कमी के विरुद्ध एक सशस्त्र प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई। इसकी जड़ें ऑल कामतापुर स्टूडेंट्स यूनियन AKSU में थीं। यह एक राजवंशी युवाओं का संगठन था, जो समय के साथ राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने और सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा से गहराई से आहत हो चुका था। 1995 तक AKSU के भीतर एक धड़ा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल सशस्त्र संघर्ष ही उनके लिए एक पृथक होमलैंड के सपने को साकार कर सकता है। उन्होंने प्रशिक्षण और सहायता के लिए असम के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA से संपर्क किया। उस समय ULFA भी उत्तर बंगाल से होकर सुरक्षित मार्ग और भूटान तक सामरिक पहुंच की तलाश में था, इसलिए यह गठबंधन दोनों के लिए लाभकारी साबित हुआ। यूएल्फा के समर्थन से KLO की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1995 को हुई और लगभग 60 प्रशिक्षित लड़ाकों के पहले जत्थे के साथ यह संगठन अस्तित्व में आया। कामतापुर की अवधारणा ऐतिहासिक पहचान और खोई हुई संप्रभुता की भावना में गहराई से निहित थी। यह मध्यकालीन कामता साम्राज्य और पूर्व रियासत कूच बिहार की विरासत से प्रेरित थी, जिन पर कभी कोच राजवंशी राजाओं का शासन हुआ करता था। भारत की स्वतंत्रता और 1949 में कूच बिहार के पश्चिम बंगाल में विलय के बाद राजवंशी समुदाय के एक बड़े वर्ग ने स्वयं को सांस्कृतिक रूप से परायपन और राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करना शुरू कर दिया। 1990 के दशक तक यह ऐतिहासिक अन्याय की भावना और भी तीव्र हो गई थी, जिसे भूमि विस्थापन, आर्थिक उपेक्षा और कामतापुरी राजवंशी भाषा की आधिकारिक उपेक्षा ने और अधिक गहरा किया। जहां आंदोलन के कुछ वर्गों ने लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण रास्ते चुने, जैसे 1996 में कामतापुर पीपुल्स पार्टी KPP की स्थापना, वहीं KLO एक उग्रवादी धड़े के रूप में सामने आया, जो आवश्यकता पड़ने पर कामतापुर राष्ट्र की स्थापना के लिए सशस्त्र क्रांति के रास्ते को भी अपनाने को तैयार था। KLO का एकमात्र स्पष्ट और निर्णायक उद्देश्य है कोच राजवंशी समुदाय के लिए एक पृथक कामतापुर राज्य की स्थापना।
ये प्रस्तावित राज्य उत्तर बंगाल और पश्चिमी असम के एक बड़े भूभाग को समाहित करता है। आरंभिक दृष्टिकोण के अनुसार इसमें पश्चिम बंगाल के 6 जिले कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा तथा असम के 4 निकटवर्ती जिले कोकराझार, बोंगाईगांव, धुबड़ी और गोलपाड़ा शामिल थे। बाद में अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग जैसे नए जिलों के गठन के साथ प्रस्तावित कामतापुर राज्य में अब उत्तर बंगाल के सभी 8 जिले और असम के 4 जिले सम्मिलित माने जाते हैं। केएलओ इस क्षेत्रीय मांग को यह कहकर उचित ठहराता है कि यह क्षेत्र कोच राजवंशी समुदाय की पारंपरिक एवं ऐतिहासिक मातृभूमि है। केएलओ का तर्क है कि समय के साथ इस समुदाय को राज्य की उपेक्षा, बाहरी प्रवासियों की बाढ़ और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण धीरे धीरे हाशिए पर ढकेल दिया गया है और यह अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बन चुका है। अतः कामतापुर की मांग मात्र एक भौगोलिक मांग नहीं बल्कि ऐतिहासिक पहचान और संप्रभुता की पुनर्स्थापना का प्रयास है। विचारधारात्मक रूप से केएलओ जातीय राष्ट्रवाद और पृथकतावादी प्रवृत्तियों का मिश्रण है। प्रारंभ में संगठन ने भारतीय संघ के भीतर ही राज्य के गठन की मांग की और कामतापुर पीपुल्स पार्टी केपीपी जैसे राजनीतिक संगठनों के साथ अपनी विचारधारा को जोड़ा, लेकिन समय के साथ इसके उग्रवादी धड़े ने अधिक कठोर रुख अपनाया और भारत से पूर्ण स्वतंत्रता, एक संप्रभु कामतापुर राष्ट्र की मांग करने लगा। इस विचारधारा की जड़ें केएलओ द्वारा वर्णित गहन पीड़ाओं में है। राजवंशी युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी, बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण, भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान का क्षरण और कामतापुरी राजवंशी भाषा की उपेक्षा। केएलओ ने संवैधानिक सुधारों की भी मांग की है, जैसे कि कामतापुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना और कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्रदान करना, जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल और असम दोनों में लंबित है। पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य उग्रवादी संगठनों के विपरीत केएलओ की विचारधारा न तो मार्क्सवादी है, न माओवादी और न ही धार्मिक। इसकी विचारधारा पूरी तरह से जातीय क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर आधारित है और यह अपने आंदोलन को ऐतिहासिक अन्याय और आंतरिक उपनिवेशवाद के विरोधोत्तर एक प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जो इसके अनुसार भारत सरकारों द्वारा वर्षों से इस समुदाय पर थोपा गया है। केएलओ ने पारंपरिक रूप से उस संलग्न क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित की है जहां कोच राजवंशी समुदाय की सघन उपस्थिति है। यह क्षेत्र मुख्यतः उत्तर बंगाल के उत्तरी जिलों और असम के पश्चिमी छोरों तक फैला हुआ है। इस संगठन का प्रभाव विशेष रूप से संवेदनशील यातायात गलियारों में दिखाई देता था, जैसे कि जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार बेल्ट और सिलीगुड़ी उपमंडल। ये क्षेत्र भारत के लिए अत्यंत रणनीतिक माने जाने वाले चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है, जो मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। इन मार्गों का उपयोग केएलओ द्वारा उत्तर पूर्व भारत, नेपाल और भूटान के बीच उग्रवादियों, हथियारों और आपूर्ति सामग्री की आवाजाही के लिए किया जाता था। इस रणनीतिक स्थिति ने केएलओ को अपने अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, जिससे यह क्षेत्र अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के केंद्र में आ गया। अपने प्रारंभिक वर्षों में केएलओ ने दक्षिणी भूटान के घने जंगलों में कई प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक शिविर स्थापित किए थे। ये शिविर अक्सर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए जैसे संगठनों के साथ साझा किए जाते थे, जो उस समय केएलओ के संरक्षक और सहयोगी की भूमिका निभा रहे थे। समुद्रुप जोंखर, गेलफू और कालीखोला जैसे भूटान सीमा के नजदीकी क्षेत्रों में स्थित इन शिविरों ने न केवल केएलओ के उग्रवादियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया, बल्कि हथियारों और कैडर की आवाजाही के लिए रणनीतिक मार्ग भी उपलब्ध कराए। हालांकि यह नेटवर्क दिसंबर 2003 में पूरी तरह तबाह हो गया, जब भूटान की रॉयल आर्मी ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया। इस अभियान में केएलओ के शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया, कई शीर्ष कमांडर गिरफ्तार हुए और कई सदस्य मारे गए या भागने पर मजबूर हो गए। इसके बाद बचे हुए केएलओ उग्रवादियों का एक हिस्सा बांग्लादेश में अस्थायी तौर पर शरण लेने में सफल रहा, जहां कुछ स्थानीय गुटों ने उन्हें सहयोग दिया। लेकिन समय के साथ केएलओ के अधिकांश बचे हुए सदस्य म्यांमार के सागेंग डिवीजन में जाकर फिर से संगठित हुए, जहां उन्हें यूएलएफए इंडिपेंडेंट के संरक्षण में एक नया सुरक्षित ठिकाना मिला। 2010 के दशक तक म्यांमार का यह घना और दूरस्थ जंगल क्षेत्र केएलओ का अंतिम बड़ा संचालन अड्डा बन गया, जहां वे अन्य पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठनों के साथ निकट संपर्क में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। यह चरण केएलओ के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।
जहां भौगोलिक विस्थापन के बावजूद संगठन ने अपनी संरचनात्मक पहचान को बनाए रखने की कोशिश की। केएलओ की भर्ती और समर्थन हमेशा जातीय आधार पर केंद्रित रही है, जो लगभग पूरी तरह से उत्तर बंगाल और पश्चिमी असम के कोच राजबोंशी समुदाय से आती थी। इस संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर युवा ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक और छात्र कार्यकर्ता थे, जिन्हें विशेष रूप से ऑल कामतापुर स्टूडेंट्स यूनियन AKSU और कामतापुर पीपुल्स पार्टी KPP जैसे संगठनों की विचारधारा ने प्रभावित किया था। ये संगठन राजवंशी पहचान, स्वाभिमान और आत्मनिर्णय के विचार को बढ़ावा देते थे, जिसने कई युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। दिलचस्प बात यह है कि केएलओ ने महिलाओं के लिए भी एक अलग इकाई, महिला विंग बेस का गठन किया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संगठन व्यापक समुदाय को जोड़ने का प्रयास कर रहा था। उदाहरण के लिए 2002 में इस महिला इकाई की कथित अध्यक्ष भारती दास की गिरफ्तारी ने यह संकेत दिया कि महिलाएं भी संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। केएलओ के लड़ाकू कैडरों की संख्या समय के साथ बदलती रही। शुरुआत में जहां संगठन में केवल कुछ दर्जन सदस्य थे, वहीं 2000 के दशक की शुरुआत में यह संख्या बढ़कर लगभग 300 तक पहुंच गई थी। हालांकि वर्षों तक चले काउंटर इंसर्जेंसी अभियानों, संगठन के भीतर आपसी फूट और आम जनता के घटते समर्थन के चलते इसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। 2010 के दशक तक आते आते केएलओ एक छोटे बचे खुचे गुट में सिमट गया, जिसे कुछ कट्टर समर्थकों और कभी कभार शामिल होने वाले किशोरों के बल पर किसी तरह जीवित रखने की कोशिश की जा रही थी। कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन केएलओ का नेतृत्व 1990 के दशक के मध्य में ऑल कामतापुर स्टूडेंट्स यूनियन AKSU से निकला, जब कोच राजबोंशी युवाओं में असंतोष अपने चरम पर था। इस संगठन की स्थापना के केंद्र में थे तामिर दास, जिन्हें उनके गुप्त नाम जीवन सिंघा या जीवन सिंघा के नाम से जाना जाता है। एक परास्नातक छात्र से उग्रवादी बने जीवन सिंघा केएलओ के संस्थापक, अध्यक्ष और सैन्य कमांडर बने, और उन्होंने इस संगठन को वैचारिक दृष्टि और रणनीतिक दिशा देने वाले प्रमुख नेता के रूप में नेतृत्व किया। अक्टूबर 1999 में उन्हें असम पुलिस ने एक संभावित आत्मसमर्पण वार्ता के दौरान गिरफ्तार किया। हालांकि यह वार्ता विफल रही और उनकी रिहाई, जिसे व्यापक रूप से एक रणनीतिक भूल माना गया, ने उन्हें फिर से भूमिगत होने का अवसर दिया। रिहाई के बाद उन्होंने शीघ्र ही संगठन पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया। उनके नेतृत्व में केएलओ ने एक स्पष्ट पदानुक्रमिक संरचना अपनाई, जिसमें सैन्य अभियानों, रसद प्रबंधन, भर्ती और राजनीतिक संपर्क के लिए अलग अलग इकाइयां गठित की गई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के शुरुआती वर्षों में जब केएलओ अपने चरम पर था, तब संगठन की आंतरिक नेतृत्व टीम में कई प्रमुख चेहरे शामिल थे। मिल्टन बर्मन उर्फ मिहिर दास संगठन के उप प्रमुख और जीवन सिंघा के सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में कार्यरत रहे। टॉम अधिकारी उर्फ जॉयदेव रॉय केएलओ के विशिष्ट सशस्त्र दस्ते क्रैक स्क्वाड के कमांडर थे, जो संगठन की सैन्य क्षमताओं का सबसे आक्रामक चेहरा माने जाते थे। सुरेश रॉय संचालन प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने 2002 में आत्मसमर्पण कर दिया था। हितेन रॉय, रवि राजबोंशी, राहुल रॉय और काजल रॉय अन्य प्रमुख कमांडर थे। इनमें से कई नेताओं के उपनाम एक जैसे होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि केएलओ का प्रारंभिक नेतृत्व राजबोंशी समुदाय की एक विशिष्ट वंश आधारित और क्षेत्रीय संरचना से आता था। संगठन ने एक महिला शाखा भी बनाई थी, जिसकी अगुवाई भारती दास ने की थी। क्लो नेतृत्व को सबसे बड़ा झटका दिसंबर 2003 में ऑपरेशन ऑनल क्लियर के दौरान लगा। इस सैन्य अभियान में भूटान की रॉयल आर्मी ने भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दक्षिणी भूटान में स्थित सभी उग्रवादी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में मिल्टन बर्मन और टॉम अधिकारी जैसे कई शीर्ष केएलओ नेता पकड़े गए। जीवन सिंघा किसी तरह बच निकले और बताया गया कि उन्होंने बांग्लादेश में शरण ली। अधिकांश वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने या गिरफ्तार होने के बाद केएलओ का कमांड ढांचा पूरी तरह बिखर गया। 2000 के दशक के मध्य में संगठन एक कमजोर और बिखरी हुई भूमिगत ताकत के रूप में रह गया, जहां जीवन सिंघा केवल प्रतीकात्मक नेतृत्व निभा रहे थे और संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इन झटकों के बावजूद 2010 के बाद धीरे धीरे नए नेता उभरे और संगठन ने कुछ हद तक फिर से सक्रियता दिखाई। कैलाश कोच,
इन्हें अक्सर केएलओ के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में वर्णित किया जाता है। 2022 में उन्होंने अपनी पत्नी जोगली के साथ आत्मसमर्पण किया, जो इस बात का संकेत था कि संगठन अब शांति वार्ता के लिए तैयार है। डी एल. कोच डियासर या दरअसल लंकाम कोच एक प्रमुख कमांडर के रूप में उभरे और बाद में संगठन से अलग होकर एक नया गुट केएलओ कोच नेशनलिज्म KLO-KN बनाया। उन्होंने 2023 में जीवन सिंघा द्वारा घोषित शांति वार्ता का विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने की घोषणा की। हालांकि यह आंतरिक विभाजन अधिक समय तक नहीं चला। 2024 के मध्य तक DL. कोच और उनका KLO-KN गुट भी शांति वार्ता में शामिल हो गया, जिससे संगठन फिर से एकजुट हो गया। पुनर्गठित नेतृत्व संरचना के तहत जीवन सिंघा ने पुनः प्रेसिडेंट के रूप में अपनी भूमिका संभाली और DL. कोच को आधिकारिक वार्ता दल में शामिल किया गया। यह पुनर्गठन KLO के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां युद्ध के मैदान से हटकर संगठन ने अब राजनीतिक बातचीत की दिशा पकड़ी।